ये मैं कहूंगा ये सरकारी दंगा है। कमिश्नर के साथ एक भीड़ जा रही है, धार्मिक नारे लगा रही है। अगर वो लोग चाहते तो इसे कवर कर सकते थे। क्या राम मंदिर का फैसला जायज था? वो भावनाओं के आधार पर दिया गया फैसला था। तो नकली दाढ़ी नकली टोपी लगाएंगे और उसी के बीच में वो लोग पुलिस के ऊपर पथराव कर देंगे, किसी के ऊपर पथराव कर देंगे। खास तौर से मुसलमानों से अपील है कि जो संयम आपने बनाया, आपका तो वर्दी भी दुश्मन है, आपका तो खादी भी दुश्मन है, आपका तो ये सारा जर्रा जर्रा दुश्मन इन लोगों ने बना दिया गया है। लेकिन आपके सब लोग भाई हैं, आपके सब लोग दोस्त हैं। संयम बना के रखें, एक दिन आएगा। निश्चित रूप से मेरी आप लोगों से पुनः अपील है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से फिर अपील मैं करता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से ये जो दौर है चला जाएगा, क्योंकि इस मुल्क से मुगल चले गए, इस मुल्क से अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज भी इस मुल्क से दफा हो जाएंगे। आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, वो समय जरूर आएगा, निश्चित रूप से वो समय आएगा। कल संभल जनपद में एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। विवाद क्या है? मस्जिद का सर्वे करने टीम आई और फिर पथराव हुआ, पुलिस की तरफ से गोली चली। क्या पूरा मामला बना आप सब जानते हैं, सभी वीडियो आपने देखी होंगी। मैं इस वक्त मांगेराम जी के पास हूं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसान यूनियन चलाते हैं, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या सोचते हैं पूरी घटना पर बात करेंगे। मांगेराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद मुस्तफा चौधरी। कल से बड़ा विवाद है संभल की जामा मस्जिद को लेकर के, जिस तरह से सर्वे टीम आई, विवाद हुआ और गोली चली पुलिस की तरफ से और 3 लोगों की जान चली गई। क्या मानना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान संगठन का प्रभारी होने के नाते इस चीज का निश्चित रूप से विरोध करता हूं कि इस तरीके की घटना मुल्क में नहीं होनी चाहिए। लेकिन माहौल इस मुल्क में जो क्रिएट किया जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। फेलियर मैं कहूंगा इन चीजों में। दंगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके का ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, ड्रामा इसलिए कहूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उसका रिजल्ट आया, 2-3 स्टेटों में भी चुनाव हुए। जब ये कन्फर्म हो चुका है, 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो मस्जिद, मंदिर या मजारे जो भी कोई है, जो भी धार्मिक स्थल है, 1991 का वर्षी पैक्ट, हाँ, वो अपनी स्थिति पे जो के तो रहेंगे। भले ही कोई हाईवे निकले, भले ही कोई एयरपोर्ट बने, वो अपनी जगह पे ही सेपरेट रहेंगे। उनमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाए। चूंकि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना महाअपराध है। लेकिन जब सरकार ही हिंसा पे उतारू आ जाए, सरकार हिंसा पे उतारी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम देख रहे थे कि कमिश्नर के साथ जो गुंडे चल रहे थे, जो आतंकवादी कमिश्नर के साथ सर्वे टीम सर्वे करने के लिए गई थी मस्जिद, वो लोग एक धार्मिक किस्म के नारे लगाते हुए चल रहे थे। क्या वो कमिश्नर अंधा था या वो बहरा था? उसे वो धार्मिक नारे सुनाई नहीं दे रहे थे। तो ये पूर्ण रूप से फेलियर सरकार का ही किया हुआ कृत्य है। जब लोग आपस में कहीं झगड़े होते हैं, कहीं बहस होती है, दंगे होते हैं, तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस ही दंगा करवाए तो लोग किसके पास जाएं, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि चुनाव हुए, चुनाव में ईवीएम का मुद्दा जिस तरीके से पूरे मुल्क में चल रहा था, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन जो इस मुल्क का सबसे बड़ा संगठन मैं कहूंगा है, वो निरंतर इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहा है। ईवीएम बैन कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एलन मस्क ने कहा कि ये ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हैक की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसे दबाने के लिए, जातिगत जनगणना को दबाने के लिए ये सब कांड किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ओबीसी की जातिगत जनगणना को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारों को हटाया जा रहा है, जिस तरीके से कई सारे शहरों में बेरोजगारों के ऊपर लट बजाया जा रहा है, जिस तरीके से इस सरकार का, मैं तो पिताजी कहूंगा, अडानी नाम का उद्योगपति, उसके ऊपर लगातार पूरी दुनिया में हस्तक्षेप हो रहा है, उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, चोर साबित कर रहे हैं। तो उस मुद्दे के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए एक जो जमात इस मुल्क में डेवलप हो रही है, जो पंचगव्य खा रही है, पंचगव्य पी रही है, उसे संतुष्ट करने के लिए ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, आरएसएस, बजरंग दल के आतंकवादी। और इनका मामला इस देश को तोड़ने का मामला है।
मैं निश्चित रूप से इस चीज की जहां तक हो सके भर्त्सना करता हूं कि ऐसा इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। किसी की भी हत्या हो पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस मुल्क में हत्याएं होंगी, दंगे होंगे, तो मैं निश्चित रूप से फिर कहूंगा कि ये सरकार का फेलियर है और ये सरकारें इस मुल्क में रूल करने के लायक नहीं है, इन्हें हटा देना चाहिए। तो आपके बिल्कुल। हिसाब से ये दंगा सुनियोजित था और सरकार की तरफ से था, आप यह कह रहे हैं? ये मैं कहूंगा ये सरकारी दंगा है। कमिश्नर के साथ एक भीड़ जा रही है, धार्मिक नारे लगा रही है। अगर वो लोग चाहते तो इसे कवर कर सकते थे। ये दंगा भारी मात्रा में नहीं और भड़कता। ये भी एक, क्योंकि पिछले मंगलवार में यानी कि 19 तारीख को सर्वे हो चुका था और अब फिर 24 को दोबारा सर्वे करने के लिए टीम आई। इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? आपने नहीं देखा कि ईवीएम में समानांतर रिजल्ट आ रहा है। 2 सीटों का मैं आपसे बात बताऊं, हारने वाले की भी संख्या सेम है, जीतने वाले की भी संख्या सेम है। चारों प्रतिनिधियों के वोट बराबर हैं। यानी 2 सीटों की, अलग अलग सीटों की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2 अलग अलग सीटों की बात कर रहा हूं मैं। जितने वोट जीतने वाले के हैं कौन दूसरे सी सीट सीट की बात कर रहे हैं आप? फूलपुर? ये हाँ, फूलपुर और एक दूसरी सीट है, दोनों में इक्वल है। ये तो संयोग भी हो सकता है। ये संयोग नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सीट इन लोगों ने जीतनी है उसमें दूसरे कैंडिडेट के वोट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये यही बात है, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि उपचुनाव में जो गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, उस पर आवाज न उठे, हम आवाज ये दबाने के लिए इस तरह के दंगा किया गया। आपका भी यही मानना है फिर? अखिलेश यादव जी जिन लोगों को कंधे पे बैठा करके तार रहे हैं, वो लोग वही हैं जो इस मुल्क के ऊपर पार्टियां बना करके पिछले 75-76 साल से रूल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजादी से पहले हमारे लोगों से बताया गया कि आपकी जो समस्याएं हैं उनकी मूल जड़ अंग्रेज हैं। अंग्रेज इस मुल्क से भाग जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरीके के प्रोपगंडा ब्राह्मणों ने इस पूरे मुल्क में चलाया, मैं क्लियर बोलता हूं। लेकिन आज 75-76 साल के बाद भी अंग्रेज तो इस मुल्क से चले गए। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर जिंदा हैं और ट्रेन में उन्हें 2 डब्बे मिलते हैं और सब्सिडी दी जा रही है। गरीब आदमी से सब्सिडी छीनी जा रही है, नेताओं की पेंशन चल रही है। बेरोजगार सड़क के ऊपर भूखे घूम रहे हैं, लठों से पिट रहे हैं और नेता ऐश कर रहे हैं। पेंशन के साथ 4-4, 5-5 पेंशनें आ रही हैं। तो दुर्भाग्य इस मुल्क का है कि इस मुल्क के ऊपर गैर जिम्मेदार लोग रूल कर रहे हैं। वो लोग रूल कर रहे हैं जिनकी संख्या 3.5% है। मांगेराम जी, ये भी तो एक सच्चाई है कि चुनाव के द्वारा ही तो चुनकर आते हैं। ये सच्चाई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की अगर मैं बात करूं, उसने हमें वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, वोट का अधिकार राजा चुनने का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कंपनी में किसी का 50% शेयर होता है वो उस कंपनी का मालिक होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। ओबीसी इस मुल्क में 65% है, तो इस मुल्क का मालिक ओबीसी होना चाहिए। लेकिन ओबीसी है कहां? इस मुल्क को चलाने वाले लोग मुट्ठी भर लोग हैं। जब तक ओबीसी नहीं जागेगा, उनकी समझ में यह बात नहीं आएगी कि उन मुट्ठी भर लोगों ने देश के चारों पीरलों के ऊपर कब्जा कर लिया है। क्या आप मान जाएंगे कि मीडिया सच दिखा रहा है? बताओ मुझे, कौन सा चैनल सच दिखा रहा है? कौन सा जुडिशरी सही फैसला कर रहा? क्या राम मंदिर का फैसला जायज था? वो भावनाओं के आधार पर दिया गया फैसला था और जब ही वो जज राज्यसभा का एमपी बन गया। किसने बना आपने सारा पता? लेकिन क्या अब ये दूसरी बाबरी मस्जिद पैदा की जा रही है संभल में? संभल में बाबरी मस्जिद नहीं पैदा की जा रही है। संभल में ओबीसी का अधिकार दबाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का अधिकार दबाया जा रहा है, आपका वोट का अधिकार खत्म किया जा रहा है, आपका सूचना का अधिकार खत्म किया जा रहा है, आपकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। ये आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो जरूरी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हें दफन किया जा रहा है। इन्हें दफन करके दंगों की आड़ में, दंगों की आड़ ये लोग दंगा ही करेंगे। जो लोग संख्या में कम है और उन्हें किसी मुल्क पे रूल करना हो, आपने अंग्रेजों का सिद्धांत सुना कि बांटो और राज करो। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो एक तरफ की बात हुई जी। अब पुलिस प्रशासन पर और जो सर्वे करने टीम आई थी उन पर पथराव हुआ। किसने किया? दूसरे पक्ष ने, जो मस्जिद के पक्षकार थे। जो लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? जो लोग गोला बारूद रखते हैं वो लोग पत्थर भी रखते हैं। इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आपको नहीं पता?
पत्थर भी वहीं से आ रहे हैं। पुलवामा की बात कर रहे हो आप? मैं पुलवामा की नहीं, मैं संभल की बात कर रहा हूँ। वो लोग पत्थर भी रखते हैं, पत्थरबाजी भी खुद करते हैं, क्योंकि ये जो लोग आतंकी लोग हैं इनके पास सब चीज। मैं खुद आंदोलन करता हूँ, मुझे पता है। आंदोलन के बीच में गाड़ियां फूंकी गई कुछ लोग, मैं खुद गवाह हूं इस चीज का। आंदोलन के बीच में जब आप आंदोलन करते हैं, आपके बीच में ही आतंकवादी घुसेंगे, आपके जैसे ही कपड़े पहनेंगे। अगर कोई मुस्लिम लोग हैं तो नकली दाढ़ी नकली टोपी लगाएंगे और उसी के बीच में वो लोग पुलिस के ऊपर पथराव कर देंगे, किसी के ऊपर पथराव कर देंगे। मैं खुद देख चुका हूँ ये सारे प्रकरण। नागपुर में 6 अक्टूबर 2022 में हमने आरएसएस का हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन किया था। मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ। वहां पे हमने देखा कि कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनके अंदर पेट्रोल के टैंक थे और वे एनलोग गाड़ियां थी, और हमारे हिस्से में लोग बोले थे कि इन गाड़ियों में तेल रखा है, तुम आग लगा दो। अच्छा। मैं खुद मौके का गवाह हूं, नागपुर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये लोग एक सोची समझी साजिश के साथ खड़े किए जाते हैं और खड़ा करके एंड टाइम पे प्रशासन के ऊपर पथराव होता है। इस चीज को प्रशासन भी जानता है कि ऐसा होगा। सर्वे करने टीम आई, विवाद बढ़ा, दंगा भड़का, 3 लोगों की, अब तो सूचना आ रही है 4 लोगों की डेथ हो गई है, और पुलिस प्रशासन अब बोल रहा है कि हम दंगाइयों को बख्शेंगे नहीं, और कार्रवाई भी सुनने में आ रहा है कि 2,500 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वहां के सांसद पर मुकदमा हो चुका है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो राजनीतिक मसला है, अब कार्रवाइयां होती रहेंगी। अगर ये प्रकरण 4-5 रोज पहले हो लेकिन जाता, जो आप बात बोल रहे थे कि जो सर्वे टीम के साथ आपत्तिजनक नारे और ऐसे जा रहे थे जैसा कि सर्वे नहीं मस्जिद पर चढ़ाई करने गए हों, उनके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई बनती है या करेगी सरकार, पुलिस प्रशासन, या नहीं करेगा, ये भी एक सवाल है। जब प्रशासन किसके इशारे पर दंगा हो रहा था, इस चीज का क्या प्रशासन को ज्ञान नहीं है? सब कुछ सोची समझी साजिश है। अगर ये दंगा नहीं होता तो आज हम और आप ईवीएम के ऊपर और अडानी के ऊपर चर्चा कर रहे होते कि किस तरीके का घोलमेल इस मुल्क में चल रहा है। जो विदेशों में जाकर रिश्वत दे करके इन लोगों को खरीद रहा है, क्या भारत की सरकार उनकी गुलाम नहीं है? मामला ये नहीं है, मामला ये है कि SC ST OBC की जातिगत जनगणना हो। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा बिल्कुल इस चीज के समर्थन में है। और आज भी पहला मुद्दा हमारा संभल नहीं है, हमारा आज भी मुद्दा यही है कि OBC की जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों को उनका अधिकार दिया जाए, वोटिंग मशीन खत्म हो ताकि नई पार्टियां डेवलप हो, जिम्मेदार लोग चुनाव में आए, और ये गैर जिम्मेदार नेता या गैर जिम्मेदार पार्टियां जो इस मुल्क के अंदर खड़ी की जा रही हैं, इनका सफाया हो। जब ये देश बचाया जा सकेगा, नहीं तो आप इस देश को नहीं बचा सकते। अब ये निश्चित हो चुका है कि जिस तरीके से अंग्रेजों से देश लिया था, इन ब्राह्मणों से उसी तरीके से देश लेना पड़ेगा। ब्राह्मण एक कम्युनिटी का नाम नहीं लेता, ब्राह्मणवादी सोच का नाम ले रहा हूँ, ब्राह्मणवादी सोच का। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो डंके की चोट पर बोलते हैं कि OBC हैं। वो डंका RSS बजा रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ मुखोटे का OBC है, वो 2008 में OBC बना, और उसे संचालित करने वाला RSS चीफ मोहन भागवत है। नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी, आप व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। जी, नरेंद्र मोदी एक मुखोटा है, उसके पीछे जो पावर काम करती है वो RSS का मोहन भागवत है, वो उन लोगों का गुलाम है। नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम तो कह चुके हैं। और इस सोच को थोपे रखने के लिए संभल जैसे दंगे होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। मैं तो पूरे देश के लोगों से, जो इस मुल्क के मूल निवासी हैं, जिनकी संख्या इस देश में 96% है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग इस मुल्क में शांति बनाए रखें। एक दिन आपका आएगा निश्चित रूप से, आप लोग किसी भी दंगे में ना घुसे। हत्या किसी की भी हो निंदनीय है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा उसकी घोर निंदा करता है, और हम लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में शांतिपूर्ण सब लोग रहें और ये देश ब्राह्मणिज्म तंत्र से नहीं संविधान से चले। यही हमारी विनती है, हमारे लोगों से विनती है, देश के नागरिकों से सभी से निवेदन है कि वो लोग शांति बनाए रखें, किसी भी दंगे में शामिल ना हो। और खास तौर से मुसलमानों से अपील है कि जो संयम आपने बनाया, आपका तो वर्दी भी दुश्मन है, आपका तो खादी भी दुश्मन है, आपका तो ये सारा जर्रा दुश्मन इन लोगों ने बना दिया गया है। लेकिन आपके सब लोग भाई हैं, आपके सब लोग दोस्त हैं, संयम बना के रखें। एक दिन आएगा निश्चित रूप से। मेरी आप लोगों से पुनः अपील है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से फिर अपील मैं करता हूं
कि आप लोग शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से ये जो दौर है चला जाएगा, क्योंकि इस मुल्क से मुगल चले गए, इस मुल्क से अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज भी इस मुल्क से दफा हो जाएंगे। आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, वो समय जरूर आएगा, निश्चित रूप से वो समय आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मांगेराम जी, जिनको आपने सुना संभल प्रकरण पर, संभल की घटना पर, संभल के दंगे पर उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। आपका क्या सोचना है संभल की घटना पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।